अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीरा फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ इस कहानी का आखिरी पार्ट, यारे मन आशिक पार्ट 7। फिर क्या मार्ट बताओ, एनी गुस्से से चीखी। फिर उसने जूली को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। अपनी हवस पूरी करके वो जूली को वहीं क्लब की बैग पर फेंक गया। मैं जब तक वहां पहुंची तब तक जूली बेहोश हो गई थी। मार्ट ने अफसोस से सर झुकाकर कहा। यह सुनकर एनी का चेहरा फक हुआ। तो तुम्हारा मतलब है ये कि वो जूली के पेट में जो बच्चा एनी सर पकड़कर बोली। हाँ, वो सैम का गुनाह था, ना कि शाह का। मार्ट आहिस्ता से बोली। ओह गॉड, ये क्या हो गया। मैं जो जूली का गुनहगार शाह को बनाए बैठी थी, और वो सब सैम का। क्या धरा था। सैम का किया धरा था। एनी आंसू बहाकर दुख से कर्ब में बोली। हाँ, तुम गलत थी और मुझे बहुत देर हो गई ये सब बताने में, लेकिन सच यही है। मार्ट एनी को हौसला देते हुए बोली। मुझे जाना होगा अभी, बाद में तुमसे मुलाकात होगी मार्ट, और शुक्रिया सच बताने का। एनी जल्दी से अपना बैग उठाकर बिल के पैसे रखते हुए बोली, जिस पर मार्ट ने सर हिला दिया और एनी तेजी से वहां से चली गई। एनी ना जाने कैसे घर तक आई और आते ही सर पकड़कर बैठ गई। चश्म एनी को देखकर उसके पास आई। क्या हुआ, चश्म ने पूछा। बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझसे चश्म, एनी आंखें साफ करके बोली। चश्म ने नासमझी से उसे देखा। तो तुम्हें आज रात यहाँ से मैं निकाल दूंगी, और शाह से कहना मुझे माफ़ कर दे। एनी आहिस्ता आहिस्ता बोली। सच बोल रही हैं आप। हम चले जाएंगे, चश्म खुश होते हुए बोली। हाँ, तुम चली जाओगी, एनी बोली। और आप, चश्म परेशान हुई। तुम मेरी फिक्र ना ही करो, शाह तुम्हें ले जाएगा, तुम बस तैयार रहना, एनी चश्म को बोली, जिस पर चश्म सर हिला गई। पाशा के बंदे घर के चारों तरफ थे। एनी ने सबको आहिस्ता आहिस्ता देखा और फिर एक जानिब से बैग से निकलता दरवाज़ा उसे खोलकर चश्म को बाहर निकाला। दोनों ने काले सूट पहने हुए थे। अंधेरी रात की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इसी वजह से थोड़ा आगे कदम रखा तो चश्म एक ड्रम से टकरा गई, जिसकी वजह से सब गार्ड भी अलर्ट हो गए। शोर की वजह से सब मुतवज्जा हो चुके थे। एनी ने परेशान होकर चश्म का हाथ पकड़कर दरवाजे के पीछे किया और खुद इधर उधर किसी चीज़ की तलाश में देखने लगी। एकदम एनी को एक छोटा सा डंडा नजर आया और हाथ में पकड़कर चश्म को चुप रहने का इशारा किया। कौन है यहाँ, एक आदमी चलता हुआ उस तरफ आया और ऊंचा सा बोला। कोई जवाब ना पाकर वो देखने लगा। अपनी तरफ आता पाकर एनी ने डंडे पर गिरफ्त मजबूत की। जैसे ही वो करीब आया, एनी ने घूम कर वो उस आदमी के सर पर दे मारा, जिसकी वजह से उस आदमी की चीख निकली। एनी ने वक्त ज़ाया ना किया और उसी तेज़ी से चश्म का हाथ पकड़कर बाहर को भाग गई, जबकि वह आदमी दर्द से वहीं ज़मीन पर लेट कर तड़प रहा था। चीख सुनकर बाकी के आदमी भी इस तरफ को भाग आए। वहां उसको नीचे लेटा लेटा दर्द से चीखो पुकार करता देखकर हैरान हुए। ये सब किसने किया, एक ने पूछा। वो लड़की थी, एनी नाम की, साथ में दूसरी बच्ची भी। जल्दी से उनको तलाश करो, वो भाग ना पाए, वरना पाशा के हाथों हमारी मौत पक्की है। वो आदमी दर्द से चीख कर जल्दी से बोला। उसकी बात पर सब उसे छोड़कर उस तरफ को भागे जहां उसने इशारा किया था। एनी, मुझे बहुत डर लग रहा है, चश्म फूले सांस से भागती हुई बोली। फिक्र नहीं करो, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, चश्म का हाथ पकड़कर मुसलसल भागते हुए एनी बोली। मुझे मुझसे और नहीं भागा जा रहा, चश्म थकी थकी बोली। हिम्मत करो, बस कुछ दूर जाना है, एनी चश्म को सहारा देते हुए बोली, और वो दोनों फिर से भागने लगी। शाह पाशा के पास पहुंचा और सामने कुर्सी रखकर बैठ गया। कुछ देर खामोश रहने के बाद शाह ने नजर उठाकर पाशा को देखा, जो जलाने वाली मुस्कुराहट लिए शाह को ही देख रहा था। बहुत कमजोर और बुज़दिल निकले तुम तो पाशा, शाह तंज करता बोला। मुझे लगता था कि तुम मुझसे मुकाबला करोगे, लेकिन अफसोस, तुम तो एक कमजोर लड़की पर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो, शाह तासुफ से बोला, जिस पर पाशा हंस पड़ा। वो लड़की नहीं, तुम्हारी जिंदगी है, जो कि मेरे हाथ में है, पाशा हंसकर बोला। तो तुम्हें क्या लगता है तुम एनी को इस्तेमाल करके मुझे हरा दोगे, शाह झुककर पाशा की आंखों में देखकर बोलने लगा। एनी ही मेरा असल हथियार है, वक्त वही तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से दूर कर देगी, चाहे तुम मुझे मार भी दो, क्योंकि वो अपनी बहन के दुख में अंधी है, बिल्कुल जुनूनी। पाशा शाह के चेहरे पर गुस्सा देख कर बोला। हा हा हा, पाशा तुम क्यों भूल जाते हो, आखिर अगर तुमने अपना वार चलाया है तो शाहबख्त का वार अभी बाकी है। और तुम्हें क्या लगता है एनी तुम्हारी बात पर आंखें बंद करके अमल करेगी? अफसोस, तुम उसे नहीं जानते। लेकिन सुनो, वो एक नरम दिल लड़की है, लाख इंतकाम सही, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि वो चश्म को कोई नुकसान पहुंचा सकती है, शाह पुरसुकून सा बोला, जिसे सुनकर पहली दफा पाशा का चेहरा तन गया। इस बार तुम गलत हो गए पाशा,
इस बार तुम गलत होंगे शाह, वो लड़की उसे नहीं छोड़ेगी, और वो छोड़ देगी तो मेरे खास बंदे जो उसके साथ गए हैं वो नहीं छोड़ेंगे दोनों को, पाशा चीख कर बोला। ये सुनकर शाह के एक जोरदार मुक्का पाकर पाशा के मुंह पर पड़ा। पाशा दर्द से चीख उठा, तुम्हारा ये वहम मैं बहुत जल्द खत्म कर दूंगा, बस थोड़ा इंतजार, शाह लब भींच कर बोला, और पाशा को उसी जेलनुमा सलाख में जबरदस्ती फेंक कर खुद बाहर निकल आया। पाशा के जिस्म में कील पेवस्त होने लगे, वो दर्द से दहाड़ने लगा। चश्मे एक जगह गिर गई और अब हिम्मत नहीं थी कि वो एक कदम भी चल सके। एनी परेशान हो गई, फिर एकदम अपना सेल निकाला जो उसने जीन्स के पॉकेट में रखा था और चश्मे का हाथ पकड़ा। तुम यहाँ से जैसे भी निकल जाओ, साथ ही शाह को कॉल कर दो कि वो तुम्हें आकर ले जाए, मैं तब तक इन सबको रोक कर रखने की कोशिश करती हूँ। एनी चश्म का हाथ पकड़कर हौसला अफजाई करते हुए बोली, नहीं मैं अकेली नहीं जाऊंगी। चश्मा आवाज़ में बोली, चश्म टाइम नहीं है, वो लोग आते ही होंगे, तुम जाओ प्लीज़। एनी चश्म को धकेल कर बोली। चश्म को बड़ी मुश्किल से एनी ने भगाया और खुद वापस उन लोगों की जानिब चल पड़ी। चश्म थोड़ा आगे जाकर रुक गई और जल्दी से सेल में शाह का नंबर, जो एनी ने पहले ही डायल किया हुआ था, उस पर क्लिक करके कॉल किया। प्लीज़ शाह का कॉल उठा ले, चश्मा आंसू साफ करके बोली। शाह गुस्से से तना हुआ जब बाहर आया, सीधा रेयान के पास आया। मुझे एनी ऐसी नहीं लगती शाह, उसने ऐसा आखिर क्यों किया? रेयान अफसोस से बोला। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। एनी को हकीकत नहीं मालूम, शाह आहिस्ता से बोला। लेकिन फिर भी शाह, वो इतने टाइम से हमारे साथ हमारे दुश्मन बनकर रह रही है और हम देखो उसे समझ ना सके, रेयान बोला, जिस पर शाह ने लब भींच लिए। मैंने एनी की कॉल को ट्रेस करने का कहा था, कुछ हुआ इल्म? शाह बात बदल कर बोला, नहीं सिग्नल नहीं काम कर रहे, रेयान बोला। इससे पहले कि कोई बात होती, शाह का सेल बज उठा। सामने एनी का नंबर देखकर शाह सीधा हुआ और जल्दी से ओके करके कान से लगाया। प्लीज़ हमें बचा ले, वो लोग मार देंगे एनी को। चश्म की रोती हुई दबी दबी आवाज़ निकली। चश्म की आवाज़ पर शाह जल्दी से खड़ा हुआ। तुम हो कहाँ और एनी कहाँ है? शाह रेयान को जल्दी से कार निकालने का इशारा करता हुआ बोला, एनी ने आपको मैसेज किया है, वो मेरे मर जाएगी। शाह प्लीज़ उससे बचा ले, चश्म रोते हुए बोली, जिस पर शाह ने जल्दी से मैसेज खोला जहाँ लोकेशन दी हुई थी और रेयान को बताकर उधर जाने का कहा। हाँ मैं आ रहा हूँ, रोना बंद करो प्रिंसेस। शाबाश, शाह नरमी से चश्म से बोला। आप जल्दी आ जाए, चश्म नम आवाज़ में बोली। हाँ मेरी जान, मैं आ रहा हूँ, तुम बस रोना मत, थोड़ा इंतज़ार करो, वहीं रहना, बस कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। शाह रेयान को तेज़ रफ्तार से कार चलाने का बोलने लगा। आप आ जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। चश्म आस पास दरख्त देखकर खौफ से बोली और उसी वक्त सेल ऑफ हो गया। हेलो चश्म, शाह परेशानी से बार बार नंबर मिलाने लगा, लेकिन नंबर ऑफ जा रहा था। रेहान जल्दी करो, एनी मुश्किल में है, शाह परेशान होता हुआ बोला, और रेहान भी जल्दी से कार की रफ्तार बढ़ा दिया। कॉल कट गई। चश्मा आंसू बहाती हुई वहीं घुटनों में सर देकर कांपती हुई बैठी थी। पापा प्लीज़ शाह आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। चश्मे रोती हुई अबतर हालत में थी और वहीं खामोशी से शाह का इंतज़ार करने लगी। 20 मिनट का फासला रेयान ने तेज़ ड्राइव करके 10 मिनट के अंदर ही तय कर लिया था। लोकेशन के हिसाब से चश्म को उसी वीरान जगह के आसपास ही होना चाहिए था। शाह ने तेज़ नज़रों से आसपास देखा, लेकिन चश्म वहाँ नहीं थी। चश्म, शाह कार से उतरकर ऊंची आवाज़ में चश्म का नाम पुकारने लगा। चश्म। शाह भाग भाग कर उसे पुकार रहा था जब एक तरफ से किसी के कदमों की आवाज़ आई तो शाह और रेयान भाग कर उस जानिब गए। वहाँ देखा तो मिट्टी से भरी हुई, गंदे कपड़े, बाल बिखरे हुए, सुस्त कदम उठाती मुश्किल से चश्म लड़खड़ा कर आ रही थी, जूतों से बेनियाज, खून से भरे पाँव। शाह चश्म की हालत देखकर साकित रह गया। चश्म कमज़ोरी की वजह से बार बार गिर रही थी। शाह भागकर उसकी तरफ गया। शाह चश्म को पास आता देखकर फिर से गिर गई। चश्म शाह को पास आता देखकर फिर से गिर गई। हिम्मत करती खड़ी हुई, लेकिन पाँव पर इतने जख्म हो चुके थे कि उठना मुश्किल था, तभी गिर गई। लेकिन बर वक्त शाह ने बढ़कर चश्म को अपनी पनाह में ले लिया कि कहीं फिर से उसकी ज़िंदगी उससे दूर ना हो जाए। शाह, वो लोग मार देंगे। चश्म बुरी तरह कांपती हुई खौफ से शाह के सीने से लगी हुई थी और साथ ही आंसू कतार में बहने लगे। कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ ना, बस अब रोना नहीं, चुप।
शाह दीवाना आवाज चश्म को खुद में समेट कर बोला। एनी। चश्म खौफ की वजह से होश खो रही थी, तभी आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद करती बस एनी का नाम ले रही थी। शाह ने चश्म को जल्दी से उठाया और कार की जानिब भागा। रेहान, तुम चश्म का ख्याल रखोगे, मुझे एनी को वहां से निकालना है। शाह चश्म को पिछली निश्त पर लिटाकर रेहान से बोला। चश्म की हालत ऐसी नहीं है कि उसे छोड़ा जाए। रेहान परेशान हुआ। रेहान, जितना कहा है उतना करो, वक्त नहीं है बस बहस का। जाओ तुम, मेरी फिक्र नहीं करो। शाह ड्राइव सीट्स को फोल्ड करता वहां से पिस्तौल निकालता हुआ रेहान को सख्ती से बोला, जिस पर ना चाहते हुए भी रेहान को शाह की बात माननी पड़ी और वहां से चश्म को लेकर चला गया। और शाह चेहरे को रुमाल से ढककर पाँव के निशान लेता एक तरफ चल पड़ा। एनी चश्म को वहां से जाने का बोलकर वापस चली आई थी। थोड़ी दूर आने के बाद देखा तो 6 बंदे, जो कि पाशा के खास बंदे थे, उनकी तलाश में भागे आ रहे थे। एनी ने उनको आता देखकर जल्दी से आगे हुई और फिर एक जानिब, जो कि चश्म की बिल्कुल मुखालिफ सिम था, उस जानिब जाने लगी। ए लड़की, रुक जा वरना बहुत बुरा होगा। पीछे से एक आदमी ऊंची आवाज में धमकी देने लगा, जिसका एनी पर कोई असर न हुआ। उल्टा और जानकर भागने लगी। कुछ फासला तय करके एनी की पाँव भी मजीद भागने से जवाब देने लगे और फिर ऊपर से सख्त प्यास की वजह से हलक खुश था। एनी के पाँव लड़खड़ा गए और वो लुढ़क कर नीचे जा गिरी। वो आदमी भी तब तक पीछे आ चुके थे। एनी में अब हिम्मत ना थी कुछ मजीद उठकर अपने कदमों पर खड़ी भी हो सकती। तभी खुद को उनके रहम करम पर छोड़ दिया। आदमी वहां पहुंच चुके थे। कहा था ना, मत भाग, अब अपने अंजाम को भी तैयार रहे। एक आदमी बढ़कर एनी के बाल खींचकर गुस्से से बोला। वो दूसरी लड़की कहाँ है? एक दूसरा आदमी आसपास नजर दौड़ा कर बोला। हा, वो नहीं मिलेगी। मेरी गलती थी जो पाशा जैसे घटिया इंसान की बातों में आ गई, लेकिन अब मुझे हकीकत का इल्म हो चुका है और जिस लड़की की बात तुम लोग कर रहे हो वो अपने असली जगह पर पहुंच चुकी होगी अब तक। एनी जानबूझकर उनको गुस्सा दिला रही थी। एनी की बात पर वही आदमी जिसने एनी को बालों से पकड़ रखा था, एनी के चेहरे पर थप्पड़ मारा। बता लड़की, वरना तेरी वो हालत करेंगे कि तू खुद को भी नहीं, अपने आप को भी बचा नहीं पाएगी। वो गुर्रा कर बोला। तुम लोगों को जो भी करना है कर लो, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। एनी सख्त लहजा में बोली। देख लो हिम्मत इस लड़की की, 2 हाथ लगे तो तेरी सारी अकड़ निकल जाएगी। बता दे, क्यों अपने इस हसीन चेहरे पर जुल्म कर रही है तू? एक दूसरा आदमी खबासत से एनी को सरता पाव देखकर बोला, जिस पर एनी ने पूरी हिम्मत से बढ़कर उस आदमी के चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। एक लम्हे को खामोशी छा गई। औकात में रहो तुम लोग, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, एनी गुस्से से बोली, जिस पर वह आदमी जिसको अभी थप्पड़ पड़ा था एनी पर टूट पड़ा और जोर से बालों से पकड़कर मारने लगा। एनी, जो पहले ही प्यास से निढाल थी, मार की वजह से मज़े से जान निकलती महसूस हो रही थी। शाह, मुझे माफ़ कर देना, गलती में सब हुआ, लेकिन मैंने अपनी गलती का ज़ाला कर दिया। तुम जूली का बदला ज़रूर लेना। आंसू बहाती आंखें बंद किए एनी दिल ही दिल में शाह से बोल रही थी। इससे पहले कि एनी होश की वादी से बेखबर होती, सामने से किसी को भागते हुए आता देखा, जिसे वो लाखों में भी पहचान सकती थी कि वो सिर्फ और सिर्फ शाह है। शाह को किसी की ऊंची आवाज़ सुनाई दी तो उस जानिब भागा। वहां देखा तो सामने ही कुछ लोग लड़की को मार रहे थे, जो कि यकीनन एनी ही थी। हाँ, वो एनी ही थी जिसने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान की जान बचाई थी, जिसका एहसान वो मरकर भी नहीं उतार सकता था। शाह फुल स्पीड से दौड़ा और वहां पहुंचकर आते ही एक जोरदार धक्का उस आदमी को मारा जो एनी को बालों से पकड़कर मार रहा था। एकदम किसी नौजवान को देखकर जिसका चेहरा रुमाल में छुपा हुआ था, सब हैरान हुए, लेकिन फिर जल्द ही वापस असल हकीकत में आए। कौन हो तुम? मरने का शौक है तो साइड पर जाकर मरो, हमारे मसले में मत पड़ो। एक हट्टा कट्टा आदमी शाह को देखकर बोला। शाह ने एनी को थामा, जो कि बेहोश हो चुकी थी, उसे एक साइड पर लिटाकर कपड़े ठीक किए और फिर मुड़कर उनकी जानिब आया, जो उसी को देख रहे थे। किसने इस लड़की पर हाथ उठाया है? शाह लहू होती आंखों से देखकर दहाड़ा और साथ ही अपने कफ फोल्ड करने लगा। मैंने मारा है, क्या कर लेगा तू? एक आदमी ने जिसने एनी को मारा था आगे आकर बोला। अभी ये बोलने की देर थी कि शाह ने घूमकर एक जोरदार पंच मारा कि वो दूर जाकर जमीन पर गिर गया, मुंह और नाक से खून और साथ ही होश हवास से दूर। और कौन था? शाह मुड़कर बाकी के 5 को देखकर दहाड़ा था। शाह का खौफ छा गया, लेकिन उनमें से चार आगे को बढ़कर शाह को मारने लगे, लेकिन शाह, जो अच्छी खासी ताकत का मालिक था, कहाँ उनके काबू में आने वाला था। तभी एक ही झटके में एक जोरदार लात मारी थी और दूसरे की नाक पर ऐसा पंच मारा कि वो अपना नाक तोड़वा बैठा
और बाकी दो को भी घूम कर एक एक घूंसा पेट में मारा। सब एक के बाद एक वार खाकर गिर गए। एक जो बुरी तरह खौफ में था, शाह को अपनी जानिब आता देखकर जल्दी से बैठ गया। मैंने कुछ नहीं किया, वो जल्दी से बोला। शाह कमज़ोर पर हाथ नहीं उठा सकता था। तभी उससे हाथ से जाने का इशारा किया। इशारा करते ही वो तो दौड़ कर भागा। हाँ, तो क्या कह रहे थे? शाह हाथों को फंसाए पटाखे निकालता जमीन पर कराहते हुए आदमियों को देखता हुआ बोला, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई शाह बख्त की इज्जत पर हाथ डालने की? शाह झुककर सबको देखकर गुस्से से बोला, हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो। हमें ये सब पाशा ने कहा था मर करने को। उनमें से एक अपनी जान बचाने को बोला, क्योंकि अब शाह पैंट में घुसाया हुआ पिस्तौल निकाल चुका था और उसे उंगलियों में घुमा रहा था। माफ़ी, माफ़ी, माफ़ी? किस बात की माफ़ी? इस बात की कि तुमने मेरी इज्जत पर निगाह रखी, या इस बात की कि तुमने उस लड़की को जानवरों की तरह मारा? शाह गुस्से से उनको देखकर बोला, गलती हो गई। एक और जल्दी से हाथ बांध कर बोलने लगा, जिस पर शाह ने नाम सर हिलाया। गलती की सज़ा होती है, सज़ा तो मिलकर रहेगी। शाह उसी आदमी की जानिब पिस्तौल करके बोला जिसने एनी पर हाथ उठाया था, और 2 फायर उसके बाजू और हाथ में किए, जिससे उसने एनी को मारा था। दर्द की शिद्दत से वह आदमी चीख उठा, जिसे शाह ने मुंह पर उंगली रख के आवाज़ बंद करने का कहा, जिसे जल्दी से डरकर उसने अपनी चीखों को भी दबा दिया, कहीं शाह गुस्से से उसे मार ही न दे। फिर सबको एक नज़र देखा जो बुरी तरह खौफजदा थे। जो जान बचाना चाहते हैं वो भाग जाओ, शाह उनको देखकर बोला। सबने हैरत से शाह को देखा और फिर जल्दी से वहाँ से उठ भागे। लेकिन शाह ने चश्म की हालत तसव्वुर करते हुए सबको पीछे से एक एक फायर उनकी टांगों में कर दिया, ताकि वो याद रखे कि शाह से मुकाबला करने का अंजाम कैसा होता है। सबकी चीखों पुकार आसमान को छू रही थी, लेकिन शाह ने उनको नागवारी से देखा और फिर एनी को सहारा देता हुआ वहां से ले जाने लगा। गाड़ी कहाँ है? शाह ने रुककर उनसे पूछा। जो खून में लथपथ थे वो उस तरफ। सब जल्दी से आवाज़ बोले। शाह सब पर एक आखिरी नज़र डालकर उसी जानिब चल पड़ा। रेयान जल्दी जल्दी तेज़ ड्राइव करता हुआ चश्म को अस्पताल ले आया था। उसे एडमिट करवा कर उसी वक्त शाह पैलेस भी कॉल करके चश्म के मिलने की खबर सुना दी। ये खबर सुनते ही गुल शाह साई भागे भागे अस्पताल पहुंच गए थे। चश्म बस खौफ और बेतहाशा डर की वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब थी, बाकी जिस्मानी तौर पर वो ठीक थी। हाँ, कुछ भागने की वजह से ज़ख्म आए थे जो कुछ कुछ दिनों में ही मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे। शाहसाई चश्म को देखकर सुख का सांस लेने लगे और वहीं गुल भी अपनी बहन को देखकर शुक्र बजा लाई। चश्म के माथे पर प्यार करके वज़ू करके शुक्राने की नवाफिल अदा करने लगी और शाहसाई भी मस्जिद की जानिब चले गए। ज़रून को भी इस बात की खबर हो चुकी थी, तभी वो भी सीधा वहीं गुल के पास पहुंच चुका था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ शाह एनी को सहारा देते हुए मुकर्रर जगह पर पहुंचकर कार की तलाश में नज़र घुमाई। आखिर एक जानिब पोरच में खस्ता हाल में कार नुमा चीज़ खड़ी हुई थी, तो शाह ने बढ़कर एनी को कार की सीट पर बिठाकर सीट बेल्ट से बांध दिया और फिर खुद जल्दी से ड्राइव करता हुआ वहां से निकल आया। ज़रून जब अस्पताल आया तो गुल जाए नमाज पर बैठे आंसू लिए दुआ मांग रही थी। ज़रून वहीं दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया ताकि गुल अपनी पूरी तवज्जो से दुआ मुकम्मल कर ले। गुल ने दुआ के बाद जाए नमाज को अच्छे से तय करके एक साइड पर रखा और जब सीधी हुई तो सामने ही ज़रून चुपचाप पूरी तवज्जो से गुल को गौर से देख रहा था। गुल के देखने पर ज़रून मुस्कुराया और चलता हुआ करीब आया। कैसी हो? ज़रून गुल को देखकर बोला। अल्लाह का करम है, गुल चश्म की जानिब देखकर बोली। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि चश्म मिल गई, ज़रून आहिस्ता से बोला। हाँ बेशक, गुल भी झुककर बोली। ज़रून ने गुल के चेहरा अपने हाथों में लेकर थोड़ा ऊपर किया जहां आंसू के निशान थे। जो हुआ सो हुआ। अब मैं चाहता हूं कि तुम इन सब पुरानी तल्ख यादों को याद करके अपने कीमती आंसू मत बहाओ। बहुत तकलीफ होती है तुम्हारे आंसू देखकर। ज़रून आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत भरे लहजे में बोलता गुल के आंसू साफ कर रहा था। न जाने कब ये मुश्किल भरी घड़ी ख़त्म होगी, कब हम बहनों को सुकून का सांस नसीब होगा। गुल नाउम्मीदी से बोली, जिस पर ज़रून ने गुल का हाथ थामा। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, ना कि यूँ नाउम्मीदी रखनी चाहिए। नाउम्मीदी कुफ्र है और मैं नहीं चाहता कि तुम ये गुनाह करो। ज़रून हाथ थपथपाकर मोहब्बत से बोला, मैंने कभी उम्मीद नहीं रखी ज़िंदगी से। पता है जब उम्मीद टूटती है ना तो इंसान पूरा का पूरा टूट जाता है, जिसे फिर समेटना बेहद मुश्किल होता है। और ये मैं
कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी मेरी लगाई हुई उम्मीद मुझे तोड़कर रख दे। गुलज़रून की आंखों में देखकर बोली, लाज़मी नहीं कि हर लगाई उम्मीद हमें धोखा दे दे। एक बार, सिर्फ एक बार तुम नज़र मोड़ कर देखो तो सही। तुम्हें नज़र आएगा कि कोई तुम्हारा मुंतज़िर है, तुम्हारी हर उम्मीद को पूरा करने के लिए। ज़रून गुल के चेहरे को देखकर मुतलज्जी होकर बोला, बहुत मुश्किल है ये। गुलनादम बोली, एक दफ़ा आजमा कर तो देखो। तुम्हारी एक पुकार का मुंतज़िर हूँ, बस एक पुकार का। ज़रून आहिस्ता से बोला, जिस पर गुल ने ज़रून से नज़र चुरा कर साइड पर देखा। मैं सोचूंगी। गुल ज़रून को मुंतज़िर पाकर बोली, मैं इंतज़ार करूँगा। ज़रून आंखों में देख कर रज़म से बोलता, गुल के माथे पर प्यार करता बाहर निकल गया। शाह एनी को लेकर अस्पताल आ गया। वहाँ एनी का इलाज करवाया गया। अब एनी पुरसुकून गहरी नींद में सो रही थी जब शाह ने रेयान को कॉल मिलाई, जिसे रेयान ने उसी वक्त उठा लिया। कहाँ हो? शाह बोला। शाह साई वालों के साथ हूँ। रेयान बोला। अच्छा, चश्म कैसी है? ज़्यादा चोट तो नहीं आई? शाह चश्म के बारे में पूछने लगा। नहीं, बस थोड़े से पाँव पर जख्म है, बाकी अल्लाह ने करम किया है, सब ठीक है, रेयान ने जवाब दिया। रेयान की बात सुनकर शाह ने सूखा सांस लिया और फिर कुछ देर खामोशी के बाद रेयान बोला, एनी कैसी है शाह? रेयान ने पूछा। बेहोश है, लेकिन महफूज है। मैं एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, तुम जल्दी से पहुँच जाओ, शाह ने कहा। इस पर रेयान ने गहरा सांस लिया और फिर मोबाइल की टोन पे देखा तो शाह ने लोकेशन सेंड कर दी थी। रेयान जल्दी से कार में बैठकर उस तरफ निकल गया। शाह अस्पताल में डॉक्टर को ख़ास ध्यान रखने का कहकर वहाँ से चला गया था। शाह वहाँ से निकलकर सीधा अपने ऑफिस आया और वहाँ से फ़ाइल निकालकर कार में बैठकर डीएसपी की जानिब चला गया, जो कि शाह के ही इंतज़ार में थे। वहाँ पहुंचकर शाह फाइल लेकर उनके पास गया और टेबल पर फेंक दी। इसमें सारे सबूत मौजूद है पाशा, यानी ज़बान शाह के खिलाफ, या के उसके हर गुनाह के। शाह लब भीज कर सख्त लहजे में बोला, तो ठीक है, फिर मैं अभी दरख्वास्त देता हूँ तो कुछ टाइम तक पाशा को गिरफ्तार करने के ऑर्डर भी आ जाएंगे। डीएसपी हमाद फाइल को देखकर बोला, ठीक है, तब तक मैं अपने हिसाब किताब बराबर कर लूँ ज़रा। शाह कहता हुआ बाहर निकल आया। अब कार का रुख शाह के फार्म हाउस की जानिब था, यानी पाशा की कमबख्ती। चश्म ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली तो खुद को एक कमरे में पाया, और जब आसपास देखा तो सामने ही गुल बैठी हुई थी और साथ ही शाह साई भी थे। यानी अब वो महफूज थी, लेकिन शाह कहाँ था? और एनी? बहुत सारे सवाल एकदम उठे। चश्म को आंखें खोलता देखकर गुल करीब आई। कैसी हो मेरी गुड़िया? गुल बोली। "एनी कहाँ है?" चश्म बोली, जिस पर गुल चुप हुई। वो भी ठीक है, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम घर चलेंगे। गुल बोली, मुझे शाह से बात करनी है।" चश्म आंखों में आंसू लेकर बोली, जिस पर शाह साई मुस्कुरा दिए और फिर कॉल मिलाकर चश्म को दे दिया। गुल और शाहसाई दोनों कमरे से बाहर निकल गए। एनी बेड पर लेटी होशोहवास से बेखबर थी, जबकि रेयान परेशान सा एनी का हाथ पकड़कर पास ही बैठा था। मुझे नहीं मालूम कि तुमसे मोहब्बत क्यों बढ़ती ही जा रही है, ये जानते हुए भी कि तुमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। लेकिन ये कमबख्त दिल है कि मानता ही नहीं। रेयान अपने दिल की बातें एनी को बता रहा था। लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह नहीं है, इसलिए आज के बाद मैं तुमसे इस बात का जिक्र तक नहीं करूँगा। रेयान आहिस्ता से मुस्कुराकर बोला, जिसकी मुस्कुराहट में अज़ियत छुपी थी, क्योंकि किसी को छोड़ना आसान नहीं होता और ख़ास कर दिल के करीब रहने वालों को तो कभी भी नहीं छोड़ा जा सकता। रेयान आहिस्ता से एनी का हाथ बेड पर रखकर उठने लगा। जब एनी ने रेयान का हाथ पकड़ा, रेयान ने हैरत से उसे देखा, मतलब वो होश में थी और रेयान की सारी बातों को सुन चुकी थी। मुझे माफ़ कर दो रेयान, मुझे गलतफहमी में सब हुआ, लेकिन कसम ले लो, अगर मैंने उस मासूम पर कोई आँच भी आने दी हो। एनी बोझल आवाज़ में बोली, जानते हो, मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती थी और अपनी बहन को अपने सामने मरता देखा था मैंने, लेकिन कुछ गलतफहमी हो गई थी और मैं शाह को गलत समझ बैठी। शायद मैं इस सब के काबिल नहीं हूँ कि मुझे रिश्ते मिल सके। एनी हाथों में मुँह छुपाकर रोने लग गई। इतने सालों से अंदर ही अंदर आंसू पी पी कर वो थक गई थी। अब वो उन आंसू को बहाना चाहती थी। रेहान ने बढ़कर एनी को अपने साथ लगाकर दिलासा दिया। सबसे बढ़कर एनी को रोने के लिए कंधा दिया, ताकि वो अपने सारे आंसू आज बहा ले। शाह चेहरे पर से रुमाल तो उतार कर कार से निकलकर दरवाज़ा बंद करता फार्म हाउस के अंदर की जानिब बढ़ा। सामने ही अहमद शाह को आता देखकर खड़ा हो गया और सलाम किया, जिसका शाह ने सर को खम करके जवाब दिया। बॉस, अब क्या करना है इस पाशा का? अहमद ने शाह के साथ कदम कदम चलता हुआ बोला। सज़ा देनी है इसको, अपने मॉम डैड का बदला लेना है। शाह चेहरे पर कोई एहसास लाए बगैर चलता हुआ बोला। वो जब से आप गए हैं तब से चीखो पुकार ही कर रहा है, एक दफ़ा तो बेहोश भी हो गया था।
लेकिन आपके हुक्म के मुताबिक मैंने उसी वक्त पानी डालकर उसे होश में ले आया था। अहमद सारी रिपोर्ट बता रहा था। अच्छा किया। उसे अच्छे से आज मैं बताऊंगा कि हकीकत में तकलीफ और दर्द का एहसास कैसा होता है। शाह तहखाने में कदम रखता हुआ बोला। शाह की बात पर अहमद खामोश हुआ था। लाओ बाहर उसे। शाह एक जानिब रखी हुई कुर्सी पर बैठते हुए बोला। अहमद से बोला। अहमद फौरन उस कीलों वाली जेल की जानिब गया और लॉक खोलकर पाशा को घसीटकर बाहर निकाला। शाह ने टांग पर टांग जमाई, आंखें सुकेड़कर पाशा को आता देख रहा था। पाशा की बस एक दिन में ही हालत इंतहाई खराब हो चुकी थी, जैसे 100 सालों का बीमार हो, जिस्म से खून रस रस कर जम चुका था और कुछ फिर से कील लगने की वजह से निकल रहा था। कपड़े जगह जगह से फट चुके थे। चेहरे पर शाह की तशद्दुद की वजह से गहरे जख्मों के निशान भी थे। कोई भी पाशा को देखकर पहचान नहीं सकता था कि वही इंसान नुमा दरिंदा है जिसने मासूम लोगों की जानें ली है। पाशा को आता देखकर शाह के चेहरे पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट आई थी। कैसे हो जमान शाह, यानी पाशा। रिश्ते में तुम मेरे ताया या चाचा लगते हो, लेकिन तुम्हारे करतूत मेरे पालतू कुत्तों से भी बदतर है। इसलिए सॉरी पाशा जी, मैं बिल्कुल भी आपकी इज्जत नहीं कर सकता, जिसका मुझे किसी तरह का भी अफसोस नहीं है। शाह पाशा की हालत पर मजा लेता हुआ सुकून से बोला। तुम 2 टके के लड़के मुझे बताओगे? पाशा कड़कर बोला। जिस पर अहमद हैरान हुआ। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। शाह पाशा के चेहरे को देखकर अफसोस से बोला। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन जैसे ही मैं आज़ाद होऊंगा तुम सबका नामो निशान तक नहीं छोड़ूंगा। पाशा में आग में जलता हुआ बोला। ओह दैट्स टू मच। अहमद, तुम सुन रहे हो ये क्या बोल रहा है? यहाँ से आज़ाद होकर ही तुम कुछ कर सकोगे ना? पाशा कुर्सी से उठकर पाशा की जानिब शाह कुर्सी से उठकर पाशा की जानिब बढ़कर अहमद को देखकर बोला। तो ये बात तुम अपने जहन से निकाल दो कि तुम यहाँ से आज़ाद हो जाओगे। यहाँ से तुम जाओगे, ज़रूर जाओगे। शाह एक तरफ टेबल की जानिब बढ़ जाता मुड़कर पाशा को देखकर बोलता रुका। लेकिन एक जिंदा लाश बनकर जाओगे। शाह सख्त लहजे में दहाड़ा था। शाह की बात पर पाशा के चेहरे पर खौफ हो गया। मतलब शाह के दिमाग में कुछ चल रहा था जो कि बहुत खतरनाक था। शाह चलता हुआ टेबल तक आया, वहां से अपने हाथों पर ग्लव्स पहने और फिर उसी टेबल से एक चाकू उठाया और फिर उसकी धार चेक की। उस जानिब अंधेरा होने की वजह से पाशा को कुछ नजर नहीं आ रहा था। शाह हाथ में चाकू लिए वापस पाशा की तरफ आया। अहमद ने शाह की आगे की कार्रवाई का सोचकर ही खौफ से झरझरी ली और पाशा को पकड़कर कुर्सी पर बिठाकर पाशा बांध दिया। पाशा खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम रहा। शाह के हाथ में चाकू देखकर पाशा के 14 तबक रोशन हो चुके थे। ये क्या करने वाले हो तुम? शाह को अपनी जानिब आता देखकर पाशा खौफ से सूखे लबों पर जबान फेर कर बोला। वही जो तुम सोचकर ही कांप जाओगे। शाह मुस्कुरा कर बोला। तुम ये सब करके अच्छा नहीं कर रहे, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पाशा शाह को धमका कर बोला। पाशा की बात पर शाह ने कहा लगाया। ओह, मैं तो डर ही गया, बहुत ज़्यादा डर गया। शाह डरने की एक्टिंग करता हुआ बोला। फिर एकदम खतरनाक सख्ती चेहरे पर दराई, आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई। तुमने ऐसे ही मेरे मॉम डैड को मारा था ना? किसी पर तरस नहीं खाया था? ज़रा सा रहम नहीं आया था तुम्हें? शाह आंखें बंद करके खोलते हुए गुस्से से चिल्लाया। याद करो कैसे वो तड़प तड़प कर मरे थे। कितना कुछ प्लान किया था मैंने अपने मॉम डैड के साथ। मॉम डैड के साथ तुमने तुमने सब कुछ मिनटों में ख़त्म कर दिया था। शाह जुनूनी होता हुआ बोल रहा था। पाशा खौफ से शाह को देख रहा था। इतने साल मैंने किस तरह तड़प तड़प कर गुजारे, और उन मासूम बहनों का क्या कसूर था? तुमने उन मासूम के सर से उनका माँ बाप का साया छीन लिया। आखिर तुम इतने जालिम कैसे बन गए थे? आखिर कैसे? शाह गुस्से से बोलता पाशा की आंखों में देख रहा था, जहाँ पाशा को एक आग जलती नजर आई जो सब कुछ खत्म करने वाली थी। शाह ने पाशा का हाथ पर सख्त गिरफ्त की। इसी हाथ से तुमने मेरे डैड की चलती सांसों को रोका था ना? शाह गुस्से से बोला और फिर उसी लम्हे हाथ में पकड़ा चाकू का हाथ में गाड़ दिया और उसी वक्त पाशा की चीख निकल गई। सबको लगता था कि इकरार शाह की मौत एक्सीडेंट के वक्त ही मौके पर हो गई थी, पर हकीकत में इकरार शाह की कुछ सांसें बाकी थी जो पाशा ने खुद से इकरार शाह का गला दबाकर बंद कर दी थी। ये सब शाह को पाकिस्तान वापस आकर अपने माँ बाप की पोस्टमार्टम की असल रिपोर्ट मिलने पर पता चली थी। एक आवाज़ नहीं, महसूस करो बस वो दर्द, वो तकलीफ जो उन्होंने महसूस की थी। शाह चाकू को दाएं बाएं हिलाता हुआ बोला। चाकू हाथ में गड़ा हुआ था और हिलाने पर शाह को जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। खून के फव्वारे निकलकर शाह शाह की शर्ट पर पड़ रहे थे, जिसे शाह ने नागवारी से देखा और फिर एक ही झटके में चाकू हाथ से खींचकर बाहर निकाल दिया।
एक बार फिर से पाशा की दिलखराश चीखें बुलंद हुई थी। अहमद खामोश एक जानिब खड़ा था। शाह ने फिर से चाकू पाशा की उंगली में गाढ़ा। पाशा चीख रहा था, लेकिन आज शाह भी बेरहम बन चुका था। पाशा की चीखों पुकार उसके दिल में ठंडक की तरह मालूम हो रही थी। शाह ने एक एक करके चाकू पूरे हाथ के पंजे में गाड़ दिया। खून उबल उबल कर निकल रहा था। आओ, आवाज़ बंद, बिल्कुल बंद। जब शाह ने चाकू घुमाकर वापस निकाला तो पाशा तड़प उठा। जितना चीखोगे उतना मुझे सुकून मिलेगा। शाह अमलन आंखों से पाशा के चेहरे को देखकर बोला और फिर नजर घुमाकर पाशा की टांगों को देखा। शाह के इरादे जानकर पाशा ने सरनामे हिलाया। नहीं, पाशा खौफ से थरथराकर बोला। पाशा के कांप उठने पर शाह जुनूनी सा मुस्कुराया और हाथ से पैंट की जेब से ब्लेड निकाला और नीचे झुककर पाशा के पाँव को देखा और फिर एकदम हाथ में पकड़ा ब्लेड घुमाकर पाशा के पाँव पर जोर से मारा, जिससे एक बहुत गहरा और बड़ा जख्म आ गया। पाशा दर्द की शिद्दत से गड़गड़ाने लगा। खून से फर्श लाल हो चुका था। अहमद ने आंखें बंद कर ली। ये देखना उसके बस के बाहर था। मुझे माफ़ कर दो। पाशा अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। इसी तरह किसी ने भी भीख मांगी थी, लेकिन तुमने रहम खाया। शाह गुस्से से बोला। अहमद, सॉल्ट लाओ, शाह ने अहमद से कहा। अहमद चुपचाप चलता हुआ एक कैबिन से एक डिब्बा लेकर आया जिसमें नमक था। शाह ने नमक की मुट्ठी भरी और पाशा के जख्मों पर डालकर ऊपर हाथ मारने लगा। नमक की वजह से पाशा की तकलीफ में 100 गुना ज्यादा इजाफा हो चुका था। दर्द से अधमुआ हो चुका था। शाह ने पास पड़ी पानी की बोतल पाशा के चेहरे पर उंडेलकर होश दिलाई। सुकून नहीं लेने दूंगा, जिंदगी से मौत की भीख मांगोगे। शाह कुर्राया था और फिर से वही कार्रवाई दूसरे पाँव और हाथ पर भी शुरू कर दी थी और फिर सॉल्ट डाल दिया। पाशा दर्द की शिद्दत से चीख रहा था, लेकिन शाह के तो जैसे कान ही बंद थे। शाह, बस करो, मर जाएगा। इससे पहले कि शाह ब्लेड से पाशा के बाजू पर कट लगाता, अहमद बोल उठा। मरने नहीं दूंगा, लेकिन जिंदा भी नहीं रहने दूंगा। शाह संजीदा होता हुआ बोला और साथ ही पाशा के बाजू में ब्लेड से गहरा कट किया और फिर सॉल्ट डाला। पाशा की चीख कर आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। चीख कर अब आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, पाशा दर्द से बिलबिलाते हुए बोला। इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। तड़प तड़प कर मौत आएगी तुझे, शाह मसरूफ सा बोला और फिर इसी तरह सारे जिस्म पर कट लगाकर सॉल्ट डालने लगा। पाशा ये सब के दरमियान 2 से 3 बार बेहोश हो चुका था, लेकिन शाह फिर से उसे होश में ले आता। अभी फारिग ही हुआ था कि टेबल पर पड़ा फ़ोन बज उठा। शाह एक नज़र पाशा पर डालकर पाँव से ठोकर मारकर कुर्सी को दूर फेंकता हुआ जा चुका था। फिर चलता हुआ टेबल तक आया और खून से रंगे हुए ग्लव्स उतार कर डस्टबिन में फेंके और सेल उठाकर देखा जहां शाह साई का नंबर था। फिर अहमद को इशारा किया कि पाशा की आवाज़ ना निकलने पाए और अहमद ने बढ़कर पाशा के मुंह पर हाथ रखा। शाह ने गहरी सांस लेकर कॉल उठाई। दाजी। जी दाजी, शाह लहजा नॉर्मल करता हुआ बोला। एनी कैसी है? चश्मा आहिस्ता से बोली। चश्म की आवाज़ सुनकर एकदम शाह को अपना सारा गुस्सा ख़त्म होता हुआ महसूस हुआ और फिर अहमद को इशारा किया कि वो पाशा को एक तरफ कमरे में फेंक दे, जिसका मतलब था कि शाह का मूड अब बदल चुका था। शाह का इशारा पाकर अहमद ने शुक्रिया अदा किया और पाशा, जो कि होश हवास से दूर था, घसीट कर ले गया। शाह अपनी शर्ट के बटन खोलता तहखाने से बाहर जाने लगा। ठीक है वो अब। तुम कैसी हो प्रिंसेस? शाह नरमी से बोला। मैं ठीक हूँ, चश्म आहिस्ता से सुकून महसूस करते हुए बोली। दैट्स गुड, गेट वेल सून, जल्दी से ठीक हो जाओ। शाह मुस्कुराकर फार्म हाउस में बने शानदार कमरे में आता हुआ बोला और साथ ही शर्ट को कमरे में पड़ी डस्टबिन में फेंका, जो कि खून से भरी हुई थी, और फिर अलमारी की जानिब बढ़ा जहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। वहाँ से एक सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट निकाली। चश्म ने कोई जवाब ना दिया। बाकी सब कैसे है गुल और दाजी? शाह खुद ही बेड पर कपड़े एक जानिब रखकर बोलने लगा। सब ठीक है, चश्मा आहिस्ता से बोली। दवाई खाई है? शाह ने पूछा। जी, चश्म ने सर झुका कर कहा। अब चश्म को समझ नहीं आ रही थी कि क्या बात करे। मुझे मिस तो नहीं कर रही? शाह शौक सा बोला, जिस पर चश्म के दिल की धड़कन तेज हुई थी। जी, चश्म फिर से बोली। मतलब कर रही हो मिस? शाह मज़े से बोला। नहीं तो, चश्म घबरा कर जल्दी से बोली। चश्म की बात पर शाह की हंसी निकल गई, जबकि चश्म नादिम हुई। ठीक है, तुम आराम करो, कुछ देर तक मेरी प्रिंसेस मेरे पास होगी, शाह मुस्कुराकर बोला, जिस पर चश्म ने नासमझी में फ़ोन को देखा।
ख्याल रखना अपना, तुम अब मेरी अमानत हो प्रिंसेस, शाह मोहब्बत से बोला। शाह की बातों पर चश्म का खौफ खत्म हो चुका था, शर्म से चेहरा सुर्ख हो चुका था। शाह ने मजीद तंग करने का इरादा खत्म किया और फिर एक दो बातें करके कॉल बंद कर दी। सेल को बेड पर फेंक कर शाह वॉशरूम में घुस गया। चश्म को डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था। शाह साई और गुल चश्म को लेकर घर आ गए थे, लेकिन शाह अभी तक नहीं आया था। यही बात शाह साई को अब परेशान कर रही थी। तभी चश्म को गुल उसके कमरे में ले गई तो शाहसाई ने शाह को कॉल मिलाई, जिसकी दूसरी बेल पर ही शाह ने फ़ोन उठा लिया। कहाँ हो बख्श, शाहसाई फिक्र से बोले। यही तो हूँ दाजी, आपके दिल में, शाह मुस्कुराकर बोला। शाह की बात पर शाहसाई का दिल चाहा अपना सर पीट ले। इंसान बनकर जवाब दो, कहाँ हो, शाहसाई सख्ती से बोले। आ रहा हूँ, कुछ काम अधूरे थे, मुकम्मल कर रहा था। शाह पैंट की जेब में हाथ डालकर सामने देखता पुरसुकून बोला, जहाँ डीएसपी हमाद पाशा को गिरफ्तार करके ले जा रहा था। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी कुछ गलत नहीं करोगे, शाहसाई बोले। आप बेफिक्र रहे दाजी, कभी कुछ गलत नहीं करूँगा। शाह उनको पुर ग्लास आंखों पर ग्लासेस सजा लगा कर कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठता हुआ बोला, चलो आ जाओ जल्दी से घर, फिर वलीमे की डेट फिक्स करें। शाहसाई नर्म होते हुए बोले, जिस पर शाह खिल गया। बंदा हाजिर है, बस कुछ टाइम तक आपके सामने रहूँगा। शाह ड्राइव करता हुआ बोला, ओके। शाहसाई बोलते हुए कॉल कट कर गए। शाह सीधा एनी के पास गया। एनी अब काफ़ी हद तक ठीक थी और रेयान से बातें कर रही थी अपने माजी की। शाह हाथ में एक फूलों का बुके लिए आता नजर आया और पास आकर रुका और बुके एनी को पकड़ा गया और फिर वहीं एक तरफ रखी कुर्सी पर बैठ गया। अब कैसी हो, शाह बोला। शाह मुझे माफ़ कर दो, एनी नादिम होते हुए बोली, जिस पर शाह ने हाथ बुलंद करके कुछ बोलने से इनकार कर दिया। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। हम इंसान मजबूर होते हैं, कभी खुद से जुड़े रिश्तों की मोहब्बत में तो कभी अपनी चाहत में। शाह आहिस्ता से एनी को देखकर बोला, और एक बात, मैं अपने से जुड़े रिश्तों के लिए अगर जान दे सकता हूँ तो जान ले भी सकता हूँ। तुम फिक्र मत करो, जूली के गुनहगार को सज़ा ज़रूर मिलेगी, ये वादा है मेरा। शाह मुस्कुराकर एनी के सर पर हाथ रखकर बोला, जिस पर एनी नम आंखों से मुस्कुरा दी और रेयान भी मुस्कुरा दिया। आई थिंक अब ये सैडिस्टनेस खत्म हो जानी चाहिए, रेयान बोला, जिस पर शाह ने घूर कर उसे देखा। तुम्हारी चोच नहीं बंद हो सकती, शाह रेयान को देखकर बोला। हाँ तो अब क्या करूँ, कब से सेट सीन देख देख कर अब थक गया हूँ, कुछ तो अलग करो, रेयान बुरी सी शक्ल बनाकर बोला, जिस पर शाह के साथ साथ एनी भी हंस दी और फिर सब शाह पैलेस चलने को तैयार हो गए। 3 दिन बाद शाह हवेली आज इतने सालों के बाद आबाद हुई थी। हर तरफ शोर, खुशबू, रंग बिरंग के आंचल, हंसी कह कहे जो इतने सालों में कहीं दबकर रह गए थे, आज फिर से गूंज रहे थे। हवेली को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। आज का दिन सब गांव के लिए बहुत खुशी का था, क्योंकि आज शाहसाई के बच्चों की शादी थी, जिनको आज सब पहली बार देख रहे थे। सब खुश थे, सबसे बढ़कर शाहसाई, जिनके पाँव ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। खुशी के मारे भाग भाग कर सारे कामों को देख रहे थे। एकदम बारात का शोर उठा, शाह हवेली में एकदम शोर उठा। जरून गोल्डन शेरवानी में, जिसके कफों पर कढ़ाई की गई थी, पहने खिस्सा पहने, सहरा लिए, नीली आंखों में ढेरों मोहब्बत के दीप जलाए चला आ रहा था। जरून किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। उसको देखकर सब गांव वालों ने एकदम शाहसाई को दुगनी मुबारकबाद दी। शाहसाई ने मुस्कुराकर सबको खुशामदीद कहा, जबकि साथ ही खड़ा शाह जरून को थपक कर हौसला दे रहा था और साथ ही दोनों हंस दिए। शाह ने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन रखी थी, सफ़ेद कपड़ों में नफासत से सेट किए बाल, हमेशा की तरह फोल्ड बाजू, जहां उसकी सफ़ेद मजबूत कलाई नज़र आ रही थी, पहने नज़र लग जाने की हद तक हैंडसम लग रहा था। ज़िंदगी में पहली बार शलवार कमीज़ पहने वो किसी अरबी शहजादे का रूप लग रहा था। गांव की लड़कियां तो बस छुप छुप कर शाह को देख रही थी। वो था ही इतना हसीन और जमील। शेव को थोड़ा बढ़ाकर सेट करके उसकी शख्सियत मज़ीद निखर गई थी, और सबसे बढ़कर अपनी प्रिंसेस को हमेशा के लिए पा लेने की खुशी। उसकी काली आंखें, जो हमेशा से वीरान रही थी, अब उनमें चमक ले आई थी, जिसे देखकर कोई भी शाह की खुशी का अंदाज़ा लगा सकता था। नेज़ आज वो बेहद खुश था। आज उसकी ज़िंदगी को मुकम्मल करने के लिए चश्म हमेशा के लिए उसके पास आ रही थी। गुल ने और चश्म ने एक जैसा ड्रेस पहना था। दोनों ने गोल्डन रंग के फ्रॉक पहने थे, जिनकी टेल बहुत लंबी थी। फ्रॉक के फुल बाजू थे, जिन पर बहुत ज़्यादा काम किया गया था। सारे फ्रॉक पर बहुत गहरा नफीस काम किया गया था। साथ में लंबी हील का जूता, ड्रेस के हिसाब से मेकअप, जिसमें दोनों इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। गुल के साफ शफाफ सफ़ेद चेहरे पर मेकअप आज बहुत जच रहा था, और कुछ ज़रून की मोहब्बत थी जो मुसलसल सोच सोच कर गुल के दिल में जगह बना गई थी, जो गुल के हुस्न को निखार रही थी।
दूसरी जानिब चश्म थी जिसका कम सिन हुस्न का अपना ही लेवल था। हल्का सानोला रंग, मेकअप अपने आप में इंतहाई दिलकश लग रहा था और ख़ास कर शाह की ख़ास फरमाइश पर पहनी गई नथनी, जिससे चश्म किसी कयामत से कम नहीं लग रही थी। लेकिन कम एतमादी की वजह से वो अंदर ही अंदर सब लोगों के सामने जाने से घबरा रही थी। गुल और चश्म को हॉल में लाया गया तो अब लोगों के मुंह खिल गए थे। एकदम सबको लगा कि गुलबानो वापस आ गई हो। साथ ही चश्म को देखकर सबने दिल ही दिल में माशाअल्लाह कहा। ज़रून तो गुल को देखता ही रह गया। गुल सीधी दिल में उतर रही थी। ज़रून ने स्टेज से उतरकर गुल के सामने हाथ फैलाया, जिस पर शाह ने हुटिंग की थी, जिस पर सब हंस दिए। गुल लाल चेहरा लिए ज़रून के हाथ पर हाथ रख गई, जिसे ज़रून ने हमेशा के लिए थाम लिया और सहारा देकर स्टेज पर लाया। अब अगर तुम लोगों का शो खत्म हो चुका हो तो मैं भी अपनी लिटिल प्रिंसेस को ले आऊं। ज़रून को गुल को मुसलसल देखते पाकर शाह बोला, जिस पर ज़रून ने शाह को घूरा। शाह मज़े से मुस्कुराता हुआ स्टेज से नीचे उतरा, जहाँ चश्म अकेली खड़ी थी और घबरा रही थी इतने लोगों की मौजूदगी में। शाह ने एक लम्हा चश्म को देखा, जो किसी अप्सरा का रूप थी, और फिर नरमी से मोहब्बत से चश्म का हाथ थामा और फिर अपने साथ लगाकर करीब किया। मेरे होते हुए घबराओ नहीं प्रिंसेस, शाह आहिस्ता से झुककर चश्म के कान में बोला, जो शाह के सीने तक आ रही थी। चश्म शर्म से लाल होती झुका हुआ सर मजीद झुका गई। शाह मुस्कुराकर एकदम रुका और चश्म को गोद में उठा लिया। चश्म ने घबराकर आसपास लोगों को देखा, जो उनको ही हैरान कुन नज़रों से देख रहे थे, फिर शाह साई को, जो शाह को घूर रहे थे। लेकिन शाह ने शाह साई को अपनी जानिब घूरता पाकर आंख मारी और मुस्कुराकर चलता हुआ स्टेज पर आया और सोफे पर चश्म को बिठा दिया। वो दरअसल जी चश्म गिरने वाली थी। वो दरअसल दाजी चश्म गिरने वाली थी, तभी मैंने उठा लिया। शाह दाजी की सख्त नज़रों पर आहिस्ता से बोला, जिस पर शाह साई ने अपना सर पीट लिया। बेशरम औलाद, अल्लाह किसी को ना दे। शाह साई आहिस्ता से बोले, जिसको शाह के साथ साथ ज़रून और रेयान ने भी सुना और मुंह दूसरी तरफ करके हंसने लगे। शाह की घुरी पर दोनों सीधे हुए। शाह चश्म के साथ ही बैठ गया। चश्म थोड़ा फासला रखने लगी तो शाह ने हाथ पकड़कर उसे करीब किया। दूर जाने के लिए तो करीब नहीं आ रहा हूँ प्रिंसेस, शाह मोहब्बत से चश्म को घूर के बोला। चश्म का नमकीन हुस्न शाह के दिल के तार छेड़ रहा था। शाह बहुत मुश्किल से सबका लिहाज किए बगैर किसी शरारत के बैठा था। बहुत प्यारी लग रही हो मिसेस ज़रून, ज़रून आहिस्ता से गुल का हाथ पकड़कर बोला, जिस पर गुल ने घूरा। सब देख रहे हैं। अंदर ही अंदर ज़रून की मोहब्बत से सरशार होती गुल आहिस्ता से हाथ छुड़ाकर बोली, तो क्या हुआ, अपनी ही बीवी का हाथ पकड़ा है? ज़रून फिर से हाथ पकड़कर बोला, जिस पर गुल ज़रून के मोहब्बत भरे लम्स से तेज़ होती धड़कनों को संभालती सर झुका गई। कुछ ही देर बाद खाने का ऐलान हुआ। सब खाना खाने चले गए। खाने में शाह ने महंगी से महंगी डिश और हर तरह के पकवान का इंतज़ाम कर रखा था। तरह तरह के खाने, कोल्ड ड्रिंक्स और भी बहुत कुछ। मीठे में खीर, रसमलाई, मिठाई, लड्डू, कस्टर्ड, आइसक्रीम वगैरह सब कुछ था। सब लोग पहली बार किसी शादी में इतना कुछ देख रहे थे। और फिर हर एक सूट में हर एक को एक एक सूट, साथ में मिठाई देने का ख़ास ऑर्डर था शाह साई की जानिब से। आखिर उनके पोते और नवासियों की शादी थी। रश काफ़ी कम हो चुका था। मौके का फ़ायदा उठाकर शाह ने चश्म को करीब किया और झुककर गाल पर प्यार कर लिया, जिस पर चश्म का मुंह खुला का खुला रह गया, जबकि शाह मुस्कुराकर ऐसे बैठा जैसे कुछ किया ही ना हो। ज़रून ने मुश्किल से अपनी हंसी दबाई। मुझे लोगों का ख्याल करने का कहती हो, देख लो शाह को, ज़रून गुल को जताकर बोला, जिस पर गुल ने शाह को सख्त नज़रों से देखा। यानी उसे नहीं परवाह, बस अपनी मर्जी करनी है। खाना खाकर रेयान और एनी का निकाह जैसे फ़राइज़ा भी अंजाम दिया गया। एनी ने एक दिन पहले ही इस्लाम कबूल किया था और फिर एनी की रजामंदी से ही उनका निकाह रखा गया था। रेयान ने भी सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, जिसमें वो भी जाजिब नज़र लग रहा था, जबकि एनी ने भी एक खूबसूरत फ्रॉक सफ़ेद रंग की पहनी हुई थी, जिसमें वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। रेयान और एनी को शादी के तोहफे के तौर पर शाह ने एक अच्छा खासा बड़ा सा घर दिया था रहने को। निकाह के बाद रुखसती का वक्त आ चुका था, जब शाह एक फ़ाइल लेकर आया। ये मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का गिफ्ट है, शाह मुस्कुराकर गुल से बोला। गुल ने हैरत से देखा और फिर फाइल खोली, जिसमें उसके बाबा के बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट्स थे। यानी शाह ने उनका हक वापस उनको दिला दिया था। गुल की खुशी से आंखें भीग गई। ओह प्लीज़, अब ये रोना धोना नहीं, वरना ज़रूर सारी ज़िंदगी मुझको कोसता रहेगा कि मैंने उसकी बेगम को इतने ख़ास दिन पर रुला दिया। शाह मुस्कुराकर बोला, जिस पर सब हंस दिए। और फिर शाह ने एक भाई की तरह गुल को पूरी इज्जत के साथ रुखसत किया। गुल की रुखसती पर शाहसाई की आंखें भीग गई। बेटियों को घर से रुखसत करना किसी इम्तिहान से कम तो नहीं होता। गुल सबकी दुआओं में अपने घर आ गई, घर की हो गई। फिर चश्म को भी एनी
शाह के कमरे में ले आई, जो एक ज़माने में इकरार शाह का था। कमरे को बहुत नफासत से सजाया गया था। सफ़ेद फूल जो कि शाह की पसंद थे कमरे में जा बजा बिखरे हुए थे। कमरे में एक बड़ा सा बेड जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था। वहाँ एनी ने चश्म को बिठाया और फिर कुछ बातें करके वहाँ से चली गई। गुल को कमरे में लाया गया जहाँ वो पहले भी आ चुकी थी, लेकिन अब के आने में बहुत फ़र्क था। अब उसके दिल की दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी, जहाँ ज़रून मुकम्मल हक से हुकूमत कर रहा था। गुल ने एक नज़र कमरे को देखा जो मुकम्मल तौर पर बदल गया था, फिर खुद ही मुस्कुरा दी। कुछ ही देर बाद ज़रून कमरे में आया और दरवाज़ा बंद करते चलता हुआ गुल के पास सलाम करता हुआ आया। अब तो कोई मसला नहीं है ना, ज़रून शरारत से बोला, जिस पर गुल थोड़ी नादम हुई। मेरा मतलब वो नहीं था, गुल आहिस्ता से बोली, जिस पर ज़रून हंस दिया। खैर मतलब तो काफ़ी निकलते हैं, लेकिन पहले ये गिफ्ट आपके लिए मेरी तरफ से, मेरी खूबसूरत बीवी के लिए। ज़रून मोहब्बत से बोलता एक डिब्बी गुल की जानिब करता बोला, जिसे गुल ने खोला तो सामने ही बहुत प्यारा सोने का लॉकेट था जिसमें नग लगे हुए थे जो कि डायमंड के थे और 7 रिंग। गुल मुस्कुरा दी। ज़रून पास बैठकर गुल के हाथों को थाम कर लबों से लगा गया। आई प्रॉमिस आई ऑलवेज लव यू फ्रॉम ऑल माई हार्ट। ज़रूर मोहब्बत से गुल के चेहरे को देखते हुए बोला, जिस पर गुल तेज धड़कन लिए सर झुका गई। ज़रून को गुल का यूं सुर्ख होना मजीद मोहब्बत करने पर उकसा रहा था। तभी झुककर गुल की पेशानी पर लब रखे गुल को अपने अंदर तक एक सुकून आता हुआ महसूस हुआ। बिलाशुबा ज़रून एक बहुत अच्छा हमसफ़र था। गुल ने सुकून से आंखें बंद कर ली और ज़रून के सीने पर सर रख दिया। ज़रून ने मुस्कुराकर गुल के गिर्द घेरा मजबूत किया और गुल को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया। दूसरी तरफ चश्मा हाथों को मसलती हुई घबरा रही थी। शाह की बेबाकियों को याद करके शर्मा शर्मा कर सुर्ख हो चुकी थी। शाह कुछ देर बाद कमरे में आया। कदमों की आहट पर भी चश्म ने सर ना उठाया तो शाह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ पास आया और फिर मुस्कुरा दिया और घुटनों के बल बैठकर चश्म के सामने अपना हाथ किया, जिसे देखकर चश्म हैरान हुई और फिर आहिस्ता से झिझक कर हाथ शाह के सफ़ेद हाथ पर अपना कांपता हुआ हाथ रखा, जिसे शाह ने मुस्कुराकर मजबूती से पकड़ लिया और फिर बेड के साइड दराज से एक काली पट्टी निकाली और चश्म की आंखों पर बांध दी। चश्म ने डर कर शाह का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। शाह चश्म को बाहों में भरकर चलता हुआ कमरे से निकल आया और फिर आहिस्ता से एक और कमरे के सामने लाकर पाँव से दरवाज़ा खोलता हुआ अंदर आया और चश्म को उतार कर एक तरफ खड़ा किया और फिर चश्म की पट्टी उतारी। अंधेरी की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। चश्म डरकर शाह के साथ चिपक गई थी। शाह मौका पाकर झुककर चश्म को फिर से छू गया और हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की। लाइट ऑन होते ही कमरा देखकर चश्म की आंखें खुली की खुली रह गई। कमरे में एक खूबसूरत टेबल सजाया गया था जहां पर केक था और चश्म का नाम लिखा गया था। आसपास सफ़ेद फूल और मोमबत्तियां जल रही थी और माहौल का मंजर बहुत खूबसूरत था। शाह चलता हुआ आया और चश्म को बैग से अपने साथ लगाया टेबल तक आया। हैप्पी बर्थडे माय लिटिल प्रिंसेस, शाह ने चश्म की गालों पर लब रखते हुए प्यार से कहा। चश्म हैरान से सब कुछ देख रही थी। ये छोटा सा गिफ्ट, शाह मुस्कुराकर एक गिफ्ट चश्म को देता हुआ बोला, जिसे चश्म ने पकड़ा। अभी नहीं, बाद में। चश्म खोलने लगी थी, जिस पर शाह ने उसे रोक दिया। फिर चलता हुआ एक तरफ आया और डिब्बी निकाल कर उसमें से एक खूबसूरत डायमंड ब्रेसलेट निकाला और नरमी से चश्म की नाजुक कलाई में पहना दिया और फिर आहिस्ता से चश्म के हाथों को चूम लिया। सो ब्यूटीफुल। चश्मा आहिस्ता से हाथ में पहने शाह की निशानी को देखकर बोली, जिस पर शाह मुस्कुरा दिया, लेकिन मेरी प्यारी सी क्यूटी सी प्रिंसेस से बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता। शाह बोझल लहजे में चश्म को खींचकर अपने करीब करता हुआ बोला। शाह की हरकत पर चश्म घबरा कर खुद में सिमट गई। और आओ केक काटें। शाह चश्म को साथ लगाए टेबल तक आया और फिर छुरी पकड़कर केक काटा और एक पीस चश्म के मुंह में डाला। चश्म शर्माई शर्माई सी थोड़ा सा केक चश्म के मुंह पर लगा रह गया, जबकि शाह चश्म के एक एक नकूश को गौर से आंखों ही आंखों में नजरों से छू रहा था। केक लगे हुए देखकर चश्म को कमर से करीब करता हुआ झुककर केक को आहिस्ता से साफ किया। यू नो वॉट, यू आर ए ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर मी, फॉर माई लाइफ। शाह मोहब्बत से बोझल होते हुए लहजे में चश्म के चेहरे को हाथों में लेता हुआ मान से बोला। चश्म को एकदम खुद पर रश्क सा आया। शाह की मोहब्बत ही थी कि वो अपनी ज़िंदगी के दुख गम सब भूल चुकी थी। हर तरह खौफ ख़त्म हो चुका था। शाह की वजह से वो अब सबके सामने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बात कर सकती थी। बेशक शाह की मोहब्बत ने ही उसे जीना सिखाया था। शाह चश्म के हाथों को गौर से देख रहा था,
जहाँ मेहंदी लगी थी, मेहंदी लगे हाथ शाह को मजीद बहका रहे थे। चश्म घबरा कर एक तरफ हुई, लेकिन शाह ने हाथों से खींचकर मजीद करीब करते हुए गोद में लिया और फिर चलता हुआ बेड तक आया और चश्म को लिटाकर खुद झुका। बहुत बुरी बात है प्रिंसेस, अब मजीद दूरी, ये जुल्म है मुझ पर। शाह बोझिल लहजे में बोलता, चश्म के चेहरे को हाथों में लेता, अपने करीब करता मोहब्बत से बोला। चश्म शाह की कुर्बत में पिघल रही थी, सांस लेना तक मुश्किल था। ऊपर से शाह का यूं बहका बहका अंदाज उसे मजीद घबराने की वजह बना रहा था, और दूसरी तरफ चश्म का यूं घबराना और शर्माना शाह को बहका रहा था। तभी एकदम शाह चश्म को करीब करता माथे पर लम्स छोड़ गया। जानती हो प्रिंसेस, शाह आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा, तुम बख्त का खूबसूरत बख्त हो। शाह झुककर चश्म के चेहरे पर लब रखते हुए बोला। चश्म सांस रोके आंखें बंद किए थी। शाह ने सर उठाकर चश्म को देखा, फिर मुस्कुरा दिया और उंगली से थोड़ी सी पकड़कर चेहरा ऊपर किया। मेरी तरफ देखो, शाह बोला। चश्म ना चाहते हुए भी शाह को देखने लगी, जिसके चेहरे पर चमक थी, चश्म को पा लेने की चमक और खुशी। आज तक मैंने किसी को इतना नहीं चाहा जितना तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हारे आने से मुझे लगा है कि जिंदगी बहुत हसीन है। शाह मुस्कुराकर चश्म की आंखों में देखता हुआ बोल रहा था, और चश्म दम साधे शाह की बेताब आंखें देख रही थी, जहाँ एक जहाँ आबाद था। शाह की मुस्कुराहट से गालों पर बनने वाले गड़े चश्म के दिल में गुदगुदी कर रहे थे। शाह नजरों की तपिश महसूस करता मजीद मुस्कुरा दिया। एक हाथ बढ़ाकर चश्म को कमर से पकड़कर करीब करता, दूसरे हाथ से चश्म के चेहरे पर आई लटों को हटाने लगा। चश्म खामोश तमाशाई बनी थी। शाह कुछ देर चश्म को देखने लगा, फिर झुककर चश्म के नाजुक लबों पर नर्म लम्स छोड़ा। चश्म गहरे गहरे सांस लेने लगी। शाह मुस्कुराकर चश्म का जेवर उतारने लगा। एक तो दाजी भी ना, मेरी नाजुक सी प्रिंसेस पर इतना बोझ डाल दिया। शाह गले से नेकलेस उतारता हुआ बोला, फिर अचानक नजर कंधे पर एक तिल पर पड़ी। शाह अपने आप को बेबस होता महसूस करता तिल पर झुक गया और लबों से छुआ। चश्म लाल चेहरा लिए धक धक करते दिल से हाथ रखे आंखें बंद किए हुए थी। कुछ पल बाद शाह चश्म को कमर से थाम कर खुद पर गिरा चुका था। चश्म शाह के सीने पर हाथ रखे शाह को देख रही थी। एक बात बोलूं? चश्म काफी देर शाह के चेहरे को देखकर बोली। आप बस हुक्म दिया करो। शाह बालों को एक तरफ करता मुस्कुराकर बोला। वो आपकी डिम्पल बहुत प्यारे है। चश्म आहिस्ता आहिस्ता बोली। चश्म की बात पर शाह एकदम मुस्कुरा दिया। बस डिम्पल, मैं नहीं प्यारा? शाह चश्म के बालों की आई लटों को अपनी जानिब करता, चश्म को करीब करता, अपना चेहरा चश्म के चेहरे के करीब करता हुआ बोला, नहीं, आप भी बहुत प्यारे हैं। चश्म जल्दी से बोली कि कहीं शाह को बुरा ना लग जाए। चश्म की जल्दी पर शाह हंस पड़ा। माय इनोसेंट लिटिल प्रिंसेस। शाह झटका देकर चश्म को पास करता, चश्म की कानों की लौ को छूकर बोला, जिससे चश्म के चेहरे पर के रंग बिखर गए। शाह का अब खुद पर से काबू खत्म हुआ था। चश्म की कुर्बत से उसे बहकने पर मजबूर कर रही थी। तभी लौ को छूकर अब शाह चश्म को कमर से पकड़कर गर्दन पर लब रख चुका था। चश्म की घबराहट महसूस करते शाह ने चश्म का हाथ अपने मजबूत हाथ में लिया था और फिर सर उठाकर चश्म के लाल होते चेहरे को देखा। फिर आहिस्ता आहिस्ता चश्म के चेहरे के नपोशों को लबों से छूने लगा। चश्म को अपना सांस रुकना महसूस हुआ। शाह की कुर्बत चश्म के लिए सहना मुश्किल था, लेकिन शाह की कुर्बत में शिद्दत नहीं थी, नरमी और मोहब्बत थी। तभी शाह चश्म को उस तरह छू रहा था जैसे वो कांच की गुड़िया हो, और चश्म शाह के नरम लम्स पर होश हवास खो रही थी। शाह चश्म को अपने पहलू में लिटाकर खुद चश्म पर झुकता सांसों को पी रहा था। शाह की बेताबी को देखकर चश्म ने खुद को शाह के सपुर्द कर दिया। चश्म की हरकत पर शाह एकदम शाद हुआ था और फिर चश्म को मोहब्बत भरी नरमी से अपनी पनाह में लेता चश्म पर झुका मोहब्बत निछावर कर रहा था। अब 3 साल बाद जमान शाह मरने वाला है, उसे कैंसर है, रियान शाह को रिपोर्ट दे रहा था। ऐसे इंसान का अंजाम ऐसा ही हुआ करता है, शाह पुरसुकून सा बोला। और सैम की भी 1 माह पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई है, रियान बोला, जिस पर एक लम्हा शाह खामोश हुआ। बहुत अच्छा हुआ, शाह ने बस इतना ही कहा। जायशा कैसी है? शाह बोला। ठीक है, बहुत तंग करती है, बस शाह के पास जाना है बोलती रहती है। अब बंदा पूछे हम क्या।
उसे मारते हैं जो उसे तुम जैसे सड़े कद्दू के पास ही जाना होता है। रेहान अपना बदला लेता हुआ बोला। रेहान की बात पर शाह हंस दिया। वो मेरी बेटी है तो मेरे पास ही आएगी। शाह मुस्कुराकर बोला। हाँ भाई, हम तो जैसे लेकर पाले हुए माँ बाप है। रेहान तब कर बोला, जिस पर शाह के साथ साथ पास खड़ी एनी भी हंस दी। रेहान और एनी की यहाँ एक बेटी थी जो कि 2 साल की थी। गुल और ज़रून के यहाँ एक बेटा हुआ था जिसका नाम मुस्तफ़ा था। चश्म की तो जान थी उसमें। यूनी से आकर सारा टाइम उसके पास ही रहती थी। शाह, चश्म नोट्स एक तरफ रखती शाह से बोली, जो चश्म को टॉपिक समझा रहा था। चश्म की इस तरह बुलाने पर हाथ में पकड़े नोट्स एक तरफ रख कर चश्म को बाहों में भर चुका था। जी जाने शाह। शाह मोहब्बत से बोलता चश्म के गालों पर लब रखता हुआ बोला। वो मैं सोच रही थी। चश्म हाथों को मसलती हुई बोलने की कोशिश कर रही थी। क्या सोच रही थी मेरी प्रिंसेस? शाह चश्म को बेड पर लाता हुआ बोला। वो हमारे बेबी कब आएगा? चश्म हंसते से पूछने लगी। शाह चश्म की बात पर हैरान हुआ, फिर शरीर। क्यों, मेरी प्रिंसेस को बेबी चाहिए? शाह चश्म को लिटाकर झुकता हुआ कान की लौ पर लब रख चुका था। हाँ, वो एनी के पास भी बेबी है, आपिया के पास भी है, और हमारे पास ही नहीं है। आप मुझे भी ला दो ना। मुझे भी बेबी चाहिए। चश्म शाह की शर्ट से खेलती हुई फरमाइश कर रही थी। चश्म की बात पर शाह की मुस्कुराहट गहरी हुई और झुककर चश्म के लबों पर लब रखता चश्म पर छाने लगा। चश्म धक धक होते हुए दिल के साथ शाह की मोहब्बत के असर में थी। शाह बच्चों की जिम्मेदारी नहीं देना चाहता था उसे, और कुछ दादी का भी हुक्म था कि अभी चश्म बहुत छोटी है, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकेगी। अब हमारा भी बेबी आएगा। शाह गर्दन पर लब रखता बंद होती आंखों से चश्म के चेहरे को देखता हुआ बोला। शाह की बात पर चश्म खुशी से उठ बैठी। सच्ची? चश्म बोली। पास आओगी तभी तो बेबी आएगा। शाह फिर से खींचकर चश्म को गिराकर झुकता हुआ बोला। पर चश्म की चोट फिर से चल रही थी, जिसे शाह ने लब रखकर वहीं दबाकर अपने हिसार में लिया और मुकम्मल तौर पर छा गया। जिंदगी में इंसान को हर चीज़ नहीं मिला करती। कुछ महरूमियाँ हर इंसान की ज़िंदगी में हुआ करती हैं, लेकिन असल बात यह है कि हम उन महरूमियों का कैसे मुकाबला करते हैं और कैसे ख़त्म करते हैं। माफ़ कर देना और दिल में जगह देना ही असल अक्लमंदी है। दी एंड। तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ख़तरनाक भी थी, बदला लेने की बहुत ज़्यादा इसमें शिद्दत भी थी, बदला भी बहुत शिद्दत से लिया गया। इस कहानी ने थोड़ा सा खौफ भी दिलाया और बहुत अच्छी भी थी, बहुत रोमांटिक भी थी। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी में सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, और अगर स्टोरीज़ पसंद आती है तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नई कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।